मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला संसद के दोनों सदनों में उठा। लोकसभा में यह मुद्दा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने उठाया, तो राज्यसभा में कांग्रेस और टीएमसी समेत कई विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर वॉकआउट किया। विपक्ष का जवाब देते हुए बीजेपी के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि नियम के तहत ही किसी मुद्दों पर चर्चा कराई जा सकती है। बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले ही दिन संसद के दोनों सदनों में वोटर लिस्ट के मुद्दे पर हंगामा हुआ। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और टीएमसी की सौगत राय ने यह मुद्दा उठाया। इनका कहना है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पाई जा रही है, लिहाजा इस पर चर्चा हो। वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में, और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। सर, आई डिमांड विथ योर परमिशन सर दैट द टोटल वोटर लिस्ट, मैं मांग करता हूं कि पूरी वोटर लिस्ट की फिर से समीक्षा की जाए और चुनाव आयोग पूरे देश को जवाब दे कि इस तरह की गलती वोटर लिस्ट में क्यों हुई। Why such mistakes have occurred in the voter list? वहीं राज्यसभा में तो कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने वोटर लिस्ट के मामले में सदन से वॉकआउट किया। तो राज्यसभा में बीजेपी के नेता जेपी नड्डा ने नियमों का हवाला दिया। मैं चाहूंगा इंक्लूडिंग लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इनका एक रिफ्रेशर कोर्स कराया जाए। They should go for a refresher course. They should understand the rules and the regulations. मैं इनके वॉकआउट को घोर निंदा और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार मानता हूं और आगे इनको सुबुद्धि मिले ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में गड़बड़ी के मामले पर मंगलवार को टीएमसी के 10 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिलकर अपनी बात रखने जा रहा है। वहीं चुनाव आयोग पहले ही विपक्ष के आरोपों को खारिज कर चुका है। आयोग का कहना है कि मतदाता पहचान पत्र यानी एपिक नंबर को लेकर जो गलतफहमियां फैलाई जा रही है वह पूरी तरह से गलत है। हालांकि आयोग यह भी कह रहा है कि आने वाले 3 महीनों में वह इसमें सुधार करने जा रहा है ताकि कहीं किसी को कोई शिकायत न हो। भारत अमेरिकी सामानों पर टैरिफ घटाने को तैयार हो गया है। ट्रंप के इस बयान को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि बातचीत अभी भी जारी है और अमेरिका की ओर से ऐसे किसी भी औपचारिक फैसले का ऐलान नहीं किया गया है। विदेश मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की सोमवार को बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय वाणिज्य सचिव भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में मौजूद सदस्यों ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत अमेरिका से आने वाले सामानों पर आयात शुल्क घटाने पर सहमत हो गया है। सूत्रों के मुताबिक वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने समिति को बताया कि अमेरिका से द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बातचीत अभी भी जारी है। सूत्रों के मुताबिक वाणिज्य सचिव ने आश्वस्त किया कि अमेरिका के साथ बातचीत में भारत के घरेलू उद्योगों के लिए अहम क्षेत्रों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि टैरिफ के मसले पर भारत की तुलना चीन, कनाडा और मेक्सिको से करना ठीक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला कर रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में अब पार्टियां एक दूसरे को धार्मिक नारों के जरिए घेरने की कोशिश कर रही है। उद्धव ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आदेश दिया है कि अगर बीजेपी के कार्यकर्ता जय श्री राम का नारा लगा रहे हो तो उसका जवाब जय भवानी से दे। सालों की मेहनत के बाद जिस पार्टी को बाला साहेब ठाकरे ने पाला पोसा और बड़ा किया, उसके बाद वो मिल्कियत उद्धव ठाकरे की थी। लेकिन एक ऐसा तूफान आया कि उद्धव ठाकरे के पास न तो पार्टी रही, न महाराष्ट्र की सियासत में वो मजबूत पकड़। अब उद्धव खोई हुई जमीन की वापसी चाहते हैं और नई रणनीति पर कसरत शुरू कर दी है। हालांकि इसे आप रणनीति भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये मुद्दा उन्होंने पुराना ही चुना है। मुद्दा वही प्रांतवाद का जिसके आधार पर 60 के दशक में शिवसेना की स्थापना हुई थी। उद्धव ठाकरे ने रविवार को आयोजित अपनी निर्धारित रैली में शिव सैनिकों से अपील करते हुए जय श्री राम का जवाब जय भवानी में देने की नसीहत दे दी।
हिंदुत्व हिंदुत्व जय श्रीराम अहो जय श्रीराम आम्ही सुद्धा म्हणतो. बीजेपी हमेशा हिंदुत्व जय श्री राम कहती रहती है. जय श्री राम हम भी कहते हैं, लेकिन हमें भाजपा मुक्त राम चाहिए. राम के ऊपर आप अपना हक नहीं जमा सकते हैं. राम हमारा भी है. हम जय श्री राम जरूर बोलेंगे, लेकिन आप सभी भाजपा वालों को जय शिवराय जय भवानी बोलना ही पड़ेगा. वो चीप लेवल की राजनीति वो हमेशा करते हैं. जय श्री राम हो या जय शिवराय हो, दोनों हमारे हिंदू धर्म के, हिंदू समाज के दोनों आस्था का प्रतीक है. महाविकास आघाड़ी के साथ हाथ मिलाने के बाद से ही उद्धव ठाकरे की हिंदुत्व वाली छवि धूमिल हुई है. ऐसे में उद्धव ठाकरे को लगता है कि जय भवानी के नारे के जरिए जो मराठी मतदाता चुनाव में उनसे दूर हुआ था, उनके दिलों में एक बार फिर जगह बनाने में ये नारा काम कर जाएगा. महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार ने महायुति का पहला बजट पेश किया. बतौर वित्त मंत्री उनका ये 11वां बजट था. किसान, रोजगार और लाडली बहनों के लिए इसमें योजनाओं की घोषणा की गई. लाडक्या बहिणी मिळाल्या धन्य झालो. वित्त मंत्री और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का बजट भाषण खत्म होते ही विधानसभा के बाहर आई ये दो तस्वीरें चर्चा का विषय बन रही हैं. विधानसभा के भीतर उद्धव ठाकरे मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात करते नजर आए, तो बाहर उनके गठबंधन के नेता फडणवीस सरकार के बजट के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखे. विपक्ष का आरोप है कि विधानसभा चुनाव से पहले लाडली बहनों को हर महीने 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए करने का वादा सरकार ने किया था, लेकिन ये वादा पूरा नहीं कर सकी. लोगों के आंखों में धूल झोंकने वाला ये बजट है, क्योंकि ना इसमें किसानों की बात की जा रही, ना हमारी लाडली बहना की बात की जा रही. चुनाव से पहले लाडली बहना के लिए ऐसा बताया गया था इन्हीं पार्टियों से कि हम लोग 1500 का 2100 रुपए करेंगे. आज उस 2100 रुपए के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया. 100% ये चुनावी जुमला था. अजीत पवार ने 7 लाख करोड़ का बजट पेश किया. ग्रामीण सड़क का विस्तार, रोजगार को बढ़ावा देने जैसे कई ऐलान बजट में शामिल रहे. हालांकि विपक्ष और लाडली बहनों की जिस घोषणा पर नजर टिकी थी, और वो ऐलान अजीत पवार की तरफ से तो नहीं हुआ, लेकिन लाडली बहना योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए. हमने कभी नहीं कहा था कि लाडली बहनों को सरकार आने के तुरंत बाद 2100 रुपए देंगे. हमने लाडली बहन और बाकी योजनाओं के लिए भारी नियोजन किया है. इसमें शक नहीं कि विपक्ष इसे मुद्दा बनाए रखेगा. तस्करी मामले में गिरफ्तार रन्या राव से जब अदालत ने पूछा कि डीआरआई ने हिरासत में पूछताछ के दौरान क्या 3rd डिग्री का उन पर इस्तेमाल किया, तो रन्या राव रोने लगे. वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सिद्धरामैया सरकार के 2 मंत्रियों से रन्या राव ने डीआरआई की गिरफ्त में आने के बाद संपर्क किया. अदालत में रन्या राव रोती रही, लेकिन अदालत से बाहर आने पर वो बेहतर दिखी. अदालत ने उन्हें 24 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. 14 किलो तस्करी के सोने के साथ गिरफ्तार हुई रन्या राव अदालत में फूट फूट के रोने लगी. जब जज ने पूछा कि क्या उन्हें हिरासत में 3rd डिग्री या किसी और तरह से टॉर्चर किया गया, तो रन्या राव ने कहा कि फिजिकल टॉर्चर तो नहीं किया गया, लेकिन उसे धमकी दी गई और मानसिक तौर पर परेशान किया गया. अदालत ने डीआरआई से पूछताछ और हिरासत का वीडियो रिकॉर्डिंग मांगा. इस बीच बीजेपी ने आरोप लगाया कि गिरफ्तार होने के बाद रन्या राव ने एयरपोर्ट से सिद्धरामैया सरकार के 2 मंत्रियों को कॉल किया और उनसे मदद मांगी. सरकार उनका नाम सार्वजनिक करे. Now this has been handed over to CBI. सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ले ली है. उनको जांच करने दीजिए. जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक स्पेकुलेशन ही हो पाएगा. जांच पूरी होने पर पता चलेगा कि कौन मंत्री या कोई और इसमें शामिल है. Definite information, who is involved, who is not involved, all that we will know. डीआरआई ने रन्या राव के अलावा तरुण कोंडा राजू नाम के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो कि रन्या राव का करीबी है. ड्रग्स के खिलाफ पंजाब में जारी ऑपरेशन के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है. अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI का वांटेड और कुख्यात ड्रग माफिया शान भिंडर पुलिस के हत्थे चढ़ गया. जिस इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया की तलाश अमेरिका की टॉप जांच एजेंसी FBI को थी, उसे तरन तारन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. शहनाज सिंह
उर्फ शॉन भिंडर इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का किंग पिन है। ड्रग्स के खिलाफ पंजाब सरकार की कार्रवाई में वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। शॉन भिंडर बटाला के मंडियाला गांव का रहने वाला है और काफी वक्त से कनाडा ब्रैम्पटन में रह रहा था। 6 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ FBI ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਸੀਗਾ। ਜਦ FBI ਦੀ ਹੀਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ US 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ गिरफ्तार हुआ है। 26 फरवरी को जब अमेरिका में ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद हुई तब शॉन भिंडर के 6 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत उर्फ बल, अमृतपाल सिंह उर्फ चीमा, तकदीर सिंह उर्फ रोमी, सरबजीत सिंह उर्फ साबी, फर्नांडो वालादारेस उर्फ फ्रैंको और गुरलाल सिंह। इनके कब्जे से 391 किलो मेथाम्फेटामाइन, 109 किलो कोकीन बरामद हुई थी। 4 हाईटेक हथियार और गाड़ियां भी जब्त किए गए थे। शॉन भिंडर और उसके साथी हर हफ्ते कोलंबिया से अमेरिका और कनाडा में 600 किलो ड्रग्स भेज रहे थे। पंजाब पुलिस के मुताबिक शॉन भिंडर पंजाब में भी एक्टिव था। जनवरी में माझा इलाके से उसके 5 शूटर गिरफ्तार हुए थे। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में हुई पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के मामले में हत्या के 48 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। शनिवार दोपहर को अज्ञात बदमाशों ने 4 गोली मारकर पत्रकार राघवेंद्र की हत्या कर दी थी। इस मामले में अब तक पुलिस ने न किसी को हिरासत में लिया है और न ही अब तक कोई गिरफ्तार हो पाया है। सोमवार को सीतापुर के पत्रकार सड़क पर प्रदर्शन के लिए उतरे। पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या को लेकर सब नाराज हैं। हम सभी को बहुत आक्रोश है इस बात पर कि हमारा एक साथी गोलियों से सरेआम भून दिया गया। राघवेंद्र वाजपेयी एक बड़े अखबार से जुड़े रहे, कई घोटालों की खबर देते रहे। शनिवार को सीतापुर में अज्ञात बदमाशों ने 4 गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी। परिवार वालों का मानना है कि राघवेंद्र जो खबरें दे रहे थे उसी वजह से उनकी हत्या की गई है। जैसे हत्या की गई है, जो एक सुनियोजित उनकी साजिश थी और हमारे भाई का गुनाह इतना था कि वो सच्चाई और ईमानदारी के साथ खड़े थे। घटना के 48 घंटे बाद भी इस मामले में पुलिस के हाथ खाली हैं। हमारी 4 टीमें लगी हुई हैं, थाना मिलिया सुल्तानपुर, महोली, सीओ साहब और स्वाट सर्विलांस की टीम। शीघ्र ही इसका हम खुलासा करेंगे। पुलिस ने ये बयान शनिवार को दिया था। इसके बाद से अब तक पुलिस ने इस मामले में कोई जानकारी नहीं दी। हालांकि इस मामले को लेकर राजनीति जरूर तेज हो गई। राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के बाद रविवार को उनके परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था। उन्होंने प्रशासन के सामने 4 मांगें रखी थी। इन मांगों में हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी और कार्रवाई, परिवार को सुरक्षा दिलाई जाए, मृतक पत्रकार की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए और पत्रकार के बच्चों की निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था हो। हालांकि इसके बाद प्रशासन ने उन्हें समझाकर अंतिम संस्कार करा दिया। इस हत्याकांड के बाद पत्रकारों में काफी गुस्सा दिखाई दे रहा है। बिहार के भोजपुर में आज अपराधियों ने तांडव मचाया। दिन दहाड़े तनिष्क के जेवरात शोरूम से डकैती करके लगभग 25 करोड़ का सोना लूट लिया। 8 की संख्या में आए अपराधियों ने सोमवार सुबह इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज 4 घंटे के बाद इनमें से 2 अपराधियों को एनकाउंटर में घायल करके पकड़ लिया। एक, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं तो कुछ हथियार के बल पे खौफ बनाए हुए हैं। तो शोरूम के कर्मचारी हाथों को ऊपर उठाए खौफ जताएं और लुटेरों की हर बात मानना उनकी मजबूरी है, क्योंकि जिंदगी हर किसी को प्यारी होती है। और इस डर और खौफ की वजह से करीब 25 करोड़ के गहने लूट लिए गए और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पूरे 30 मिनट, जी हाँ, पूरे 30 मिनट तक बिहार के आरा में शोरूम में बंदूक के बल पे लुटेरों ने तांडव मचा दिया और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। अब समझिए इस बड़ी वारदात कैसे हुई। इस वारदात के बाद
पुलिस को खबर मिली। करीब आधे घंटे बाद मौके पे पुलिस की टीम पहुंची। इस टीम में एसपी और एएसपी भी थे। सीसीटीवी में आप मौके पे पुलिस की टीम को देख सकते हैं। फिलहाल पुलिस इस वारदात के बाद लुटेरों की धरपकड़ में जगह जगह छापेमारी कर रही है। पुलिस की इस आरोपियों में से 2 के साथ मुठभेड़ भी हुई, जिनमें से दोनों के पैर में गोली मार दी गई और पकड़ लिया गया। पुलिस ने इनके पास से 2 पिस्तल, 10 कारतूस और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद किया है, जबकि बाकी लुटेरों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है।